जे एडवांस 2023 का एक सवाल है जिसको हमें देखना है। इसमें एक प्रिज्म दिया हुआ है, आराम आराम से समझेंगे क्योंकि इस चीजों को जब तक आप बहुत इत्मीनान चाहिए हमें जे एडवांस के लिए। जे मेंस जैसा हफड़ा थपड़ी नहीं है, इत्मीनान से सवालों को समझ के। एक दिया हुआ है बेटा, क्या इंफॉर्मेशन है बताइए। एक जैसा मैंने देख पाया, एक प्रिज्म दिया हुआ है, यानी नो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द प्रिज्म। यहां पर एक लाइट रे आती है, ब्लू लाइट रे आती है, यहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है। वैसे क्या होगा दुनिया में, कभी भी किसी बाउंड्री पे लाइट रे पहुंचेगी तो इट गेट पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली ट्रांसमिटेड। द ओनली केस when it will not be reflected, sorry, not will be transmitted, that is TIR. And if it is not being reflected, ऐसा बोला जा रहा है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ बड़ी बात हमें सोचनी पड़ेगी। रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रही है, तो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रही है, तो उसने देखा, उसने हमें बोला है कि यहां पे ब्लू लाइट आ रही है, ब्लू लाइट आ रही है। तो अब हमें एक फंडामेंटल फिनोमिना पता है कि जब भी लाइट रे जब आती है इस पर, तो यहां से जो रिफ्लेक्ट हो रही होती है लाइट रे, एक पर्टिकुलर एंगल होता है जिसे कहते हैं ब्रीस्टर एंगल। उस ब्रीस्टर एंगल की खास बात क्या होती है कि उस ब्रीस्टर एंगल पे अगर अनपोलराइज लाइट आती है, ब्रीस्टर एंगल पे अगर किसी भी सरफेस पे ब्रीस्टर एंगल पर ये एंगल यहां पर, इसको हमने ब्रीस्टर एंगल कहा, थीटा बी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ब्रीस्टर एंगल पे अगर अनपोलराइज लाइट आती है, अनपोलराइज लाइट, यानी कि अनपोलराइज लाइट का मतलब क्या होता है, इसमें जो लाइट आ रही है बच्चे, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन इस लाइन के परपेंडिकुलर हर प्लेन में होता है। ठीक है, तो इस केस में जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो पोलराइज्ड होती है। रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वो पोलराइज्ड होती है। अब पोलराइज्ड लाइट होने के लिए मेरी बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आने वाला लाइट का जो हिस्सा है उसमें वाइब्रेशन जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर हर प्लेन में हो रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। अब ये लाइट रे इधर की तरफ जा रही है, इधर की तरफ जा रही है, तो हो अगर ये यहां पर इसके 90 डिग्री, यहां पर ये एंगल, अगर हमारे पास जो ये लाइट रे जा रही है, सॉरी, ये लाइट रे यहां से यहां गई इधर की तरफ, अगर ये पोलराइज लाइट है तो इस पोलराइज लाइट का जो लाइन ऑफ पोलराइजेशन होता है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो रहा होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मेरी बात समझ में आ रही है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाता है। अगर मान लीजिए यहां से जो लाइट रे आ रही है उसमें प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही नहीं हुआ, प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही नहीं हुआ, तो यहां जो लाइट रे जाएगी पोलराइज लाइट, उसमें तो ऐसा वाइब्रेशन होना चाहिए, पर होगी तो इसी से। तो इसका मतलब है यहां पर कोई लाइट रे जा ही नहीं सकती। तो कब यहां पे कोई लाइट रे नहीं जाएगी ब्रीस्टर एंगल, जब यहां पर जो लाइट रे आ रही है उसका वाइब्रेशन इस प्लेन के परपेंडिकुलर ना हो, उसका वाइब्रेशन इस प्लेन के परपेंडिकुलर ना हो तो यहां से जाएगी। यानी कि इसका वाइब्रेशन जो होना चाहिए इस लाइन के तो परपेंडिकुलर ही होगा, तो इसका वाइब्रेशन इस तरफ अगर होगा तो डेफिनेटली इस केस में यहां पर जो लाइट रे निकलेगी वो नो लाइट रे विल इमर्ज, यहां पे नो लाइट रे विल इमर्ज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहली इंफॉर्मेशन हमें ये समझ में आई कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे क्यों रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, उसको हमने समझा। ब्रीस्टर एंगल में क्या खास बात होती है, ब्रीस्टर एंगल में जब हमारे पास ये लाइट रे जा रही होती है तो ये दोनों जो होते हैं ये कितने पे होते हैं, 90 डिग्री पर। कैसे याद रखेंगे ब्रीस्टर एंगल, इस तरह से कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो अगर ये थीटा बी है तो ये एंगल भी थीटा बी होगा, ये एंगल भी थीटा बी होगा। इसको अगर मैंने अल्फा मान लिया यहां पर, तो अल्फा इज डेफिनेटली 90 माइनस थीटा बी, अल्फा इज डेफिनेटली 90 माइनस थीटा बी। तो इसका मतलब है थीटा बी हम निकाल सकते हैं, अगर ये 1 है ये म्यू है, अगर ये 1 है और ये म्यू है तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बी इज इक्वल टू म्यू कॉस थीटा बी, राइट। तो हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई 10 थीटा बी, यानी यहां पे जो लाइट रे आ रही होगी इस सवाल में अगर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो ये हमारे पास एंगल होगा 10 इनवर्स म्यू, राइट, 10 इनवर्स म्यू होगा। ये हमें पहली बार पता चली। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, एंगल ऑफ डेविएशन इसी पार्ट में, इसमें यहां से लाइट रे यहां पे गई और ये इधर की तरफ गई इनवर्स म्यू पे, और यहां पर ये ऐसे निकल रही है। वो बोल रहा है एंगल ऑफ डिविएशन इस केस में जो आ रहा है, डेल्टा की वैल्यू इस केस में आ रही है वो 60 डिग्री आ रही है। प्रिज्म कैसा है, इक्विलेटरल है क्या, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मिली। और पढ़िए,
मिनिमम डिविएशन रेड लाइट के लिए 30 डिग्री दिया हुआ है, तो मिनिमम डेविएशन रेड, जैसे ही समझ में आया रेड लाइट के लिए, वो अलग कलर की लाइट है, तो मिनिमम डिविएशन जो हमारे पास दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। 30 डिग्री दिया हुआ है, तो मिनिमम डिविएशन का फोटो जैसे ही आएगा वो ये पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक फोटो है। और मैक्सिमम डिविएशन दुनिया में कभी आएगा, वैसे सवाल के बारे में बात नहीं कर रहे हम, जनरल सारी बातें कर ले रहे हैं। तो मैक्सिमम डिविएशन जब भी आएगा तो वो हमेशा इस तरह से निकल रहा होगा, ग्रेस करते हुए। ये मैक्स, जब भी थीटा डेल्टा मैक्स की बात हो तो ये फोटो सोचनी है, और डेल्टा मिन की बात हो तो ये फोटो सोचनी। मिनिमम डिविएशन कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। इसमें डेल्टा मिन फॉर रेड लाइट के लिए डेल्टा मिन की वैल्यू इंफॉर्मेशन है, उसको कैच करना समझ में आना चाहिए, 30 डिग्री दे रखा। और बताइए ब्लू लाइट के लिए, यानी पिछले पेज पे जब हम जा रहे हैं तो उसके लिए म्यू की वैल्यू, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो आपको ये भी पता है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है, वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है बाय द कॉची-रीमैन फार्मूला व्हिच इज म्यू इज इक्वल टू a प्लस b बाई लैम्डा स्क्वायर। तो जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका म्यू कम होगा, ये बात हमें पता है। ये वाला फंडामेंटल हम इस्तेमाल करते हैं जब हम डिस्पर्शन पढ़ते हैं, क्योंकि अलग अलग रिफ्लेक्ट, इसलिए रेड लाइट जो होती है, कभी भी अगर डिस्पर्शन का सवाल आएगा तो अगर मल्टीपल कलर्स आ रही है तो कौन सी रेड लाइट है, ज्यादा मैथ्स लगाने की जरूरत नहीं है कि म्यू ज्यादा कम, आप ये मानिएगा सबसे कम डिविएशन रेड लाइट में होता है, तो आपका फोटो आसानी से बन जाएगा। रिफ्लेक्शन में डिस्पर्शन यानी म्यू का कोई रोल नहीं होता, यानी अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होगी तो कोई भी कलर हो सेम एंगल पे आएगी तो सेम एंगल पे जाएगी, उसमें कोई रूल नहीं। जैसे मैं ये सारी बातें इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर व्हाइट लाइट आ रही है, रेरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है और ये रेरर मीडियम है, और वो बोल रहा है कि व्हाइट लाइट आ रही है और ग्रीन इधर जा रही है, ग्रीन इधर जा रही है। तो आपको पता है विबग्योर है, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, तो सबके लिए आपके लिए म्यू अलग अलग होगा। तो ग्रीन के लिए यहां पर TIR क्रिटिकल एंगल हो रहा है, तो यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू के लिए डिविएशन उसमें ज्यादा होता है, सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा म्यू देख के। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू के लिए डिविएशन ज्यादा होगा, मतलब कि वो रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, तो रिफ्लेक्ट करने वाला जो सेगमेंट होगा उसमें VIB तीनों इकट्ठे आएंगे, बिकॉज रिफ्लेक्शन में म्यू का कोई रोल नहीं होता। और इधर की तरफ आपके पास यहां पर 3 आएंगे, तो ये येलो, ऑरेंज, रेड होगा। रेड सबसे कम डिविएट होता है, ठीक है। ये सारी अगली बात पढ़िए, अगली बात पढ़िए, और क्या लिखा है वाले में? फोटो दिखा दीजिए आप मुझे। ठीक है, इस मैं एक बार सवाल पढ़ देता हूं। सवाल क्या था? अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पहले वाले में डिविएशन दिया हुआ है 60 डिग्री, दूसरे वाले में मिनिमम डिविएशन दिया हुआ है 30 डिग्री। अ प्लेन पोलराइज्ड ब्लू लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म such that there is no reflection from the surface of the prism. The angle of deviation of emergent ray is 60 degree. The angle of minimum deviation for red light from the same prism is 30 degree. The refractive index of the prism material फॉर ब्लू लाइट इज √3। ब्लू लाइट के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है, जिन्होंने भी मिस की थी, शायद बताई थी क्या इन्होंने? नहीं बताई थी ना? नहीं बताई थी। तो यहां पे म्यू की वैल्यू दे रखी है √3, ताकि हमें कुछ, मुझे लगा कुछ और इंफॉर्मेशन मिस होगी, तो म्यू की वैल्यू √3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, तो पहले बोल रहा है कि ब्लू लाइट इज पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, इज इट राइट? ब्लू लाइट, मैंने क्या कहा था, ब्लू लाइट अगर इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंसी प्लेन में होगी तो ऑब्वियसली यहां पे कोई लाइट रे नहीं मिलेगी, तो यानी पहला लाइन लिखा हुआ है कि ब्लू लाइट इज पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ये प्लेन जो है उसी में ब्लू लाइट पोलराइज्ड है, तो क्या सही हो गया? ये सही हो गया, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। फिर बोल रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म निकालिए, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म निकालिए रेड लाइट के लिए, और फिर निकाल रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर ब्लू लाइट इन एयर फॉर एग्जिट प्लेन इज प्रिज्म निकालिए। बताइए अब क्या क्या करें, जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो सब आपको दिया हुआ है। ये आपको tan इनवर्स म्यू यानी कि ये एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है, ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है, तो ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री हो गया, ये एंगल 60 डिग्री हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री हो गया। बताइए, करिए, अब बताइए क्या करें, अब आगे सोचिए, आपको बता रहा, आपकी मेहनत करनी है। बिल्कुल बेटा गौरव, आई डिस्कस दोस प्रॉब्लम। इंफॉर्मेशन आपके पास सारी है, अब आप कैसे प्रोसेस करते हैं वो देखने की कोशिश करें।
ये ब्लू लाइट की फोटो है, आपको पता है, और ये रेड लाइट की फोटो है। मिनिमम डिविएशन 30 डिग्री दे रखा है, मिनिमम डिविएशन 30 डिग्री दे रखा है रेड लाइट के लिए। एंगल ऑफ प्रिज्म भी पता करना है। एवरीबडी जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। डेल्टा इसमें 60 डिग्री दे रखा है, एंगल भी 60 डिग्री दे रखा है। आ गया? बहुत बढ़िया। तो आपने कहा कि सर मुझे यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, मुझे एंगल ऑफ डिविएशन पता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट रिलेशन आई नो बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डिविएशन? तो आपको पता है I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा, एंड यू हैव सीन द डेल्टा एंड I आर इक्वल, तो इट मींस E और A बराबर है, E और A बराबर है। जैसे ही आपको लगा पता चला E और B बराबर है, तो जीवन थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि ये एंगल A है और ये एंगल A माइनस 30 है, ये एंगल A माइनस 30 है। The only unknown here at this surface is A, and we know the refractive index as well. So we can write down the equation. हम इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं यहां वाली सरफेस पे, क्योंकि जितना आपको पता है उससे ज्यादा किसी को भी नहीं पता है। जस्ट ट्राई टू राइट डाउन द इक्वेशन प्रॉपरली। तो क्या इक्वेशन लिखेंगे यहां पर? √3 sin A माइनस 30 इज इक्वल टू साइन A। जल्दी से सॉल्व करिए। A 60 आ रहा है, जल्दी चेक करिए। अभी देखते हैं उसको भी देखते हैं आपकी बात। पहले इसको देखिए। ये तो हमने बिल्कुल सही किया कि √3 sin A माइनस 30 इज इक्वल टू साइन A। तो A हमें मिल जाएगा यहां से 60 डिग्री का एंगल। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन ब्लू लाइट में थी, तो हमने ब्लू लाइट से प्रोसेस को करना स्टार्ट किया। सॉल्व करिए। क्या बनाइए? आसान बन गया होगा वैसे तो। साइन A cos 30 आया होगा, 3 sin A by 2 हो गया होगा, फिर मैं क्या उधर गया होगा, तो हाफ हाफ कट के tan A बराबर 1 साफ सुथरा आ रहा है, √3 आ रहा है, √3 आ गया होगा। तो यानी एकदम साफ सुथरा, कोई बहुत कैलकुलेशन नहीं होगी, सब सुंदर सा आ गया होगा। प्लीज पेन चलाइए। आ गया? अब आप कुछ कह रहे थे कि इसमें 90 डिग्री भी आ रहा है। कहां से आपने कहा 90 डिग्री आ रहा है? आई बेटा ब्लू लाइट के लिए 60 नहीं है, रेड ब्लू लाइट के लिए 60 है, रेड लाइट के लिए 60 नहीं है। इसमें सिर्फ रेड लाइट के लिए डेल्मिन दे रखा है। तो ए आपके पास 60 डिग्री आ गया है, ए आपके पास 60 डिग्री आ गया है, ए आपके पास। अब आपको पहला दो आंसर निकल चुके हैं। पहली बात ब्लू लाइट पोलराइज थी, दूसरा एंगल ऑफ प्रिज्म आपका 60 डिग्री आ गया। प्रिज्म तो सेम यूज होना है। अब हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में सोचना है। इस वाले केस में म्यू की वैल्यू ए पता है, डेल्टा मिन पता है, तो मुझे उम्मीद है कि ए पता है, डेल्टा मिन पता है, तो आपको सब कुछ पता है इस सवाल। ए इक्वल टू 60 है, तो ये एंगल तो डेफिनेटली 30 डिग्री होने वाला है। और हमें फिर से एक इक्वेशन पता है, या तो वैसे फॉर्मूला भी याद रख लेते हैं बच्चे, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिन बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। पर हमें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। हमने कहा ये एंगल 30 डिग्री हो गया। अब हमें पता है इस केस में आई और आई बराबर होते हैं, तो 2i i प्लस ई यानी 2i इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए। डेल्टा हमें 30 दे रखा है, तो i की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री आ गई। i 45 डिग्री आ गया, यहां पर ये भी 45 डिग्री क्लियरली समझ में आ गया। ये 30 डिग्री हमें समझ में आ गया, तो 45 डिग्री और 30 डिग्री पता है, तो √2 म्यू की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आसानी से आंसर आ गया। और कोई ऑप्शन है इसमें बचा जो हमने डिस्कस नहीं किया? एक और ऑप्शन बचा है, एक और ऑप्शन बचा है। पहला ऑप्शन था कि ब्लू लाइट इज पोलराइज्ड, एंगल ऑफ प्रिज्म इज 45 डिग्री, ये गलत हो गया। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ब्लू लाइट इन एयर एट द एग्जिट प्लेन ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री। ब्लू लाइट के लिए ई बताना है, ब्लू लाइट के लिए ई भी 60 आ रहा है, वो भी मिनिमम डिविएशन वाला केस है, तो 60 डिग्री दिया हुआ है, वो करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या मेरी बात? कोई भी सवाल जो अब आपके पास ऑप्टिक्स में आने वाला है, वो सारे के सारे सवाल जो आपके हैं वो बेसिकली
बेसिकली आने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ लॉस पर आएंगे। इमेज फॉर्मेशन पे बहुत रेयर चांसेस है कि सवाल आए, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के फॉर्मूले पे कोई सवाल बहुत बड़ा बनता है नहीं। उसमें भी कुछ आएगा तो कहानी थोड़ी सी लाइट से रिलेटेड होगी या कुछ लॉजिकल बात होगी। प्लेन के परपेंडिकुलर पोलराइज हो और तब इंसिडेंट हो तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे मिलेगी हमें, अगर ब्रीस्टर एंगल पे भी आएगी। दोनों मिलेगी उस केस में। सिर्फ इतना ही पता है हमें ब्रीस्टर एंगल के बारे में क्या पता चल गया। हमें पता है कि जब भी लाइट रे ब्रीस्टर एंगल पे एंटर करती है, ब्रीस्टर एंगल पर आती है ब्रीस्टर एंगल पे आती है तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होती है वो अपने प्लेन के परपेंडिकुलर पोलराइज होती है। रिफ्लेक्टेड लाइट रे के बारे में पक्का है। और रिफ्लेक्शन कभी भी बंद नहीं किया जा सकता। देयर इज नो सरफेस विच विल नॉट रिफ्लेक्ट एनीथिंग, एवरी सरफेस विल रिफ्लेक्ट समथिंग। रिफ्लेक्शन कभी भी बंद नहीं किया जा सकता, हमेशा पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा ही होगा हर सरफेस पे। तो ये हमें पता चल गया। तो ब्रीस्टर एंगल से रिलेटेड अब कोई भी सवाल आए तो हमारा सही होना चाहिए, ये बात क्लियर होनी चाहिए। और बताइए कुछ बात है आपके? हाँ, कुछ भी पूछ लीजिए आप, एनीथिंग यू हैव इन योर माइंड। न्यूक्लियर फिजिक्स के कोलिजन वाली प्रॉब्लम गौरव कह रहे हैं कि वो समझा दीजिए। न्यूक्लियर फिजिक्स में कोलिजन वाली प्रॉब्लम क्या है? नहीं पढ़िए, फोटो है कोई? फोटो दिखा दीजिए मुझे बस। ये एक फोटो दी हुई है, चलिए पढ़िए। अब मीडियम इज एक मीडियम है, ऊपर वाला म्यू नॉट है कि नीचे वाला म्यू नॉट है? नीचे वाला म्यू नॉट है, ये सेपरेट किया गया। ये प्लेन जो है वो एक्सजेट प्लेन है, यानी कि ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ऊपर वाला हाँ म्यू नॉट माइनस म्यू वन वाई प्लस है इसमें, ये डिवाइड मैंने गलत किया, म्यू वन वाई प्लस म्यू टू वाई स्क्वायर। ये है, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर की तरफ बदल रहा है। यहां पर ये आपका वाई एक्सिस हो गया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर की तरफ यहां पर ऐसे चेंज हो रहा है, म्यू नॉट माइनस म्यू वन वाई प्लस म्यू टू वाई स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। और यहां पर एक इंसिडेंट लाइट रे दे रखी है इस सवाल में यहां पर ये लाइट रे, ये एंगल थीटा दिया हुआ है बेटा, ये एंगल थीटा दिया हुआ है। अब बताइए क्या सवाल है? हाँ ओके एक बात सर, चलिए इसमें अभी देखते हैं। सबसे पहले ये हमें पता है कि ये म्यू नॉट है, ऊपर का मीडियम अगर हम देखें म्यू नॉट म्यू वन बाई प्लस म्यू टू वाई स्क्वायर है, म्यू टू वाई स्क्वायर है। ठीक है, आप मुझे बताइए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर वाला जो वाई के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है, वाई के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है कब लौटने के, जैसे कि ऊपर की तरफ किसी एंगल थीटा पे, थीटा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जनरल थीटा दे रखा है। वो कह रहा है कि लाइट रे विल डेफिनेटली रिटर्न बैक, लाइट रे विल डेफिनेटली रिटर्न बैक। कब रिटर्न बैक करने की कंडीशन है? हमें ये पता है, हमें ये पता है। क्या क्या पता है पहले समझ लेते हैं, क्या क्या पता है हमें समझ लेते हैं, तो कि सवालों को हमें याद। हमें ये पता है कि ऊपर ये हमारे पास मल्टीपल स्लैब्स लगे हुए हैं जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हैं, जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, ज्यादा कम कितने हैं मुझे नहीं पता। दूसरी बात मुझे ये पता है कि यहां पर थीटा के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो थीटा वो अपनी चॉइस का कोई भी ले सकता होगा या फ्रीडम होगी अगर वो कह रहा है। अब मुझे ये पता है कि हमें पैरेलल सर्फेसेस में स्नेल्स लॉ हमें लगाने के लिए हमें वहां पे और उसके बगल में लगाने की जरूरत नहीं है, हमेशा फर्स्ट मीडियम से ही लगा सकते हैं, हमेशा इसी मीडियम से ही स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं यहां पर। अगर आगे चलते चलते अगर आप देख रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बदलता जा रहा है, रेयरर होता जा रहा है। यहां पर रेयरर या डेंसर नहीं पता है, नहीं पता क्योंकि एक्सप्रेशन अभी एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि इसमें माइनस म्यू वन वाई वाला टर्म कह रहा है कि रेयरर कराऊंगा और म्यू टू वाई स्क्वायर वाला टर्म कह रहा है कि मैं डेंसर कराऊंगा, मैं बढ़ाऊंगा। लेकिन वी कैन अप्लाई स्नेल्स लॉ फ्रॉम हियर टू हियर। रिफ्लेक्ट कब करेगी लाइट रे? रिफ्लेक्ट कब करेगी? जब कहीं ना कहीं जो रेयरेस्ट पॉसिबल मीडियम है उसके बारे में चेक करते हैं कि क्या होने वाला है, रेयरेस्ट पॉसिबल मीडियम या रेयरेस्ट पॉसिबल मीडियम को चेक करते हैं कि क्या होने वाला है, रेयरेस्ट पॉसिबल।
तो ऊपर μ2 माइनस μ1y प्लस μ2y स्क्वायर है, इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए कितने y पर होगी और कितनी होगी? मिनिमम वैल्यू μ1/2 μ2 पर इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। अरे चेक करिए, डिफरेंशिएट करके देख लो, या मिनिमा याद हो तुम्हें कितनी पे, कहां क्या आएगी उसकी वैल्यू, क्या आएगी वैल्यू डाल के देखिए। मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? बिल्कुल सही है, क्रिटिकल एंगल पे आएंगे, पर थीटा पे कोई कंडीशन दी नहीं हुई है। कितनी आई बच्चे उस पे वैल्यू? जो वाई म्यू नॉट, कैलकुलेशन प्लीज गलत मत करना, μ1 स्क्वायर बाई 4 μ2, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू। ये मिनिमम वैल्यू आई। ऑब्वियसली ये म्यू नॉट से तो छोटी है, ये मिनिमम वैल्यू, ये म्यू नॉट से छोटी है, ये यहां पर कहीं होगी, किसी वाई पर होगी, जिस वाई नॉट पे मान लेते हैं, वाई नॉट भी आपने निकाल रखा है, वाई नॉट भी आपने निकाल रखा है, पर मैं गारंटी अभी नहीं दे सकता यहां से कि ये रेयरेस्ट पॉसिबल मीडियम है। इसके लिए ये जो वैल्यू है, ये क्रिटिकल एंगल थीटा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मुझे, ये डेंसर है, वो रेयर है, तो मुझे ये नहीं पक्का यकीन है कि थीटा की किसी वैल्यू के लिए तो हो सकता है कि ये हो जाए। अरे समझ में आ रहा है? सिर्फ हमें कंपेयर किससे करना है, इससे और उससे, तो ये सबसे मिनिमम है, तो पर मिनिमम वाले के लिए भी थीटा के ऊपर कंडीशन आएगी कि हम ये नहीं कह सकते कि हर लाइट रे विल रिफ्लेक्ट बैक, वी कैन नॉट से एवरी लाइट रे विल रिफ्लेक्ट बैक। व्हाट इज द अदर ऑप्शंस वी हैव? बताइए क्यों? ये तो वो कह रहा कि किसी के लिए नहीं रिटर्न करेगी, रिटर्न करेगी थोड़ी बोल रहा है, कह रहा नहीं, तो तुम तो खुद ही उसका सपोर्ट कर रहे हो, किसी के लिए नहीं रिटर्न करेगी। बताइए देखते हैं, ध्यान से समझते हैं, प्लीज ध्यान से समझते हैं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए ये जो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, ये ऐसा है कि म्यू नॉट और इसके लिए ये एंगल क्रिटिकल एंगल से, ये एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा है, सबसे मिनिमम म्यू के लिए ये एंगल, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, क्रिटिकल एंगल से छोटा है, इसका मतलब ये हुआ कि लाइट रे विल डेफिनेटली गो इन फर्दर फर्दर फर्दर, क्योंकि इसके बाद तो और डेंसर होता जा रहा है। तो अगर ये छोटा एंगल है तो बाहर जाएगी, यानी बाहर तो जा रही है। अगर मान लीजिए कि ये वैल्यू बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान सुनिएगा, ये वैल्यू जो है, जो मेरा अभी भी सोचा, पता नहीं आंसर इन्होंने क्या सोच के दिया होगा, मुझे नहीं पता, पर मैंने जो सोच रहा हूं वो बता रहा हूं। ये जो वैल्यू हमारे पास है, अगर मान लो ये एंगल थीटा जो हमने भेजा है, उसके लिए ये एंगल जो थीटा जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो अगर थीटा क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो यहां पर आते आते आगे जाते जाते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे जो घट रहा है वो कंटिन्यूअसली घट रहा है, बदल रहा है, कंटिन्यू से बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा एंगल आएगा जिसके लिए वो एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगी। तो जैसे ही वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होगी, वो सरफेस पे ग्रेस कर जाएगी, जब ग्रेस कर जाएगी तो उससे क्रिटिकल एंगल से जस्ट बड़े वाली सिचुएशन में तो कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। अरे समझ में आ रहा है? इन दैट केस ऑल्सो इट विल गो लाइक पैरेलल टू दिस, इट विल नेवर कम बैक टू म्यू नॉट, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए, कुछ भी हो जाए इट विल नेवर रिटर्न बैक टू म्यू नॉट मीडियम, कुछ भी हो जाए इट विल नेवर कम बैक टू म्यू नॉट मीडियम। क्या मैंने बोला समझ में आया आपके? फिर से बोलूं? फिर से बोल रहा हूं मैं, यहां ध्यान से सुनिए, आपको ये पहला केस ये है कि ये एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा, क्योंकि सबसे रेयरेस्ट मीडियम ये मिला, इसके हिसाब से भी ये एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा है, तो इसका मतलब है उसको भी पार करेगा, मस्त सबको पार करते हुए इन्फिनिटी पे जाएगा, ऊपर चलता चला जाएगा। मान लिया ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, इस सबसे मिनिमम के करस्पॉन्डिंग, तो सबसे मिनिमम के करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो बीच में और कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, तो बीच में कहीं ना कहीं ऐसा टर्म आया होगा जहां पर ये एंगल क्रिटिकल के जस्ट बराबर हुआ होगा, बिकॉज कंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट तो है नहीं कि क्रॉस कर जाए उसको कि जस्ट पहले और जस्ट बाद,
तो जैसे ही वो क्रिटिकल एंगल के बराबर आया होगा उसी समय वो लाइट रे ग्रेस कर जाएगी। जिस सरफेस पे ये एंगल उस सरफेस के मीडियम के हिसाब से क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा उस समय वो ग्रेस कर जाएगी। ग्रेस कर जाएगी तो ऊपर वाले में जा ही नहीं पाएगी, तो रिफ्लेक्ट कहां से करेगी? इसका मतलब है इट विल ईदर गो अप टू इंफिनिटी इन दिस डायरेक्शन और इट विल गो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देयर आर टू ऑप्शंस। थर्ड ऑप्शन पढ़िए। क्या? ये तो हमेशा ही नहीं लौटेगी, हमने देख लिया। अगला, मेरे ख्याल से तो बीसी होने चाहिए आंसर। ये तो हमने तो ये प्रूव कर दिया कि ये कभी नहीं लौटेगी। भाड़ में गया, किस वाई को क्रॉस कर रही है नहीं कर रही है, किस वाई को क्रॉस कर रही है या नहीं, वो कभी नहीं लौटेगी। और कोई सवाल? हाँ बताइए। फोटो है कोई? बहुत बढ़िया। फोटो नहीं है तो बढ़िया, बोलिए। हैं? पढ़िए, बड़ा सवाल, पढ़ते धीरे धीरे पढ़ते समझते। किसका है सवाल ये? कौन सी चीज, किस जगह का? मैग्नेटिज्म का सवाल कौन से टेस्ट का? मैग्नेटिक कौन से टेस्ट का है? कुछ है उसका नंबर वंबर? FST होगा, FST 10 है। FST 10 का सवाल है, प्लीज सब लोग देख ले सवाल नंबर। सवाल नंबर 10 FST 10 का सवाल है। इफ यू हैव द पेपर यू कैन ओपन दिस। हाँ आप बताइए। लाइन में पढ़ देता हूं, सबको सुनाई देगा। आराम आराम से सवाल पढ़ना। कोई कितना बड़ा कठिन सवाल किसी के पिताजी नहीं बना सकते जो आपसे ना हो, बस ध्यान से पढ़िए अगर गलत नहीं बनाया हो। इन अ होमोजीनियस नॉन मैग्नेटिक हाईली इंसुलेटिंग एंड विस्कस मीडियम। नॉन मैग्नेटिक है पहली बात। नॉन मैग्नेटिक का मतलब इट कैन नॉट बी पोलराइज, इसका 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 ससेप्टिबिलिटी जीरो है। ससेप्टिबिलिटी जीरो है। ससेप्टिबिलिटी याद है आपको? ससेप्टिबिलिटी इसलिए मैं बोलता हूं ये सारी चीजें कि आपका रिवीजन भी साथ साथ होता है। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? जब आप किसी बाहरी एक्सटर्नल फील्ड को लगाते हैं जिसे हम एच कहते हैं। एच इज एक्चुअली, देखिए आपको ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जब भी किसी जगह पे फॉर्मूला निकालेंगे तो वो जो भी आएगा वो म्यू नॉट इंटू समथिंग आएगा। तो म्यू नॉट इंटू समथिंग, म्यू नॉट जो है उसको हम कह देते हैं कि ये तो हमारे मटेरियल का है, पर एक चीज जो उसने दी है इस जगह पर उस चीज का नाम एच कर दिया। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जब कोई बनाता है ये तो एच कहते हैं। तो हम कहते हैं कि बी का जो रियल इफेक्ट है वो एच है। बी ने रियल इफेक्ट जो पैदा किया है वो एच है, इसलिए उसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कई बार बोल ही देते हैं। एच है, क्लियर है? एच है। एच का यूनिट क्या होता है? एच का यूनिट होता है डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। एच का यूनिट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम एक्चुअली। और इसका अगर असली में यूनिट बात करनी है कि क्या होता है तो इट इज एम्पियर पर सेकेंड। एम्पियर पर सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड एच का यूनिट है, एम्पियर पर सेकेंड। कैसे याद रखेंगे आप? मैं कैसे, मेरे को घर से मक्के आया हूं? नहीं, मेरे को यह याद है कि सबसे आसान था सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई। तो मैंने कहा म्यू नॉट के अलावा वाले ही एच होगा। तो मैं रन टाइम पे ही आपके सामने, क्योंकि मैं सबकी डायमेंशन याद करके थोड़ी जा सकता हूं। एन आई देखा, एन आई क्या था? करंट पर यूनिट लेंथ। तो इट इज एम्पियर पर यूनिट टाइम, पर यूनिट लेंथ, एम्पियर पर यूनिट लेंथ। पक्का? और जब आप एच कहीं पर किसी मटेरियल में डेवलप करते हैं तो उसका मैग्नेट जो उसका जो मटेरियल है वो भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। उसके कारण वो भी एक सोर्स की तरह काम करता है, लेकिन ये सोर्स रियल सोर्स नहीं है। ये सोर्स जो है वो डिपेंडेंट सोर्स है। तो जैसे सोर्स के कारण एच होता है तो उस मीडियम के कारण जो इफेक्ट इसी जगह पे आएगा उस इफेक्ट को हम आई कहते हैं। आई कहते हैं। तो यहां पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है वो म्यू नॉट एच की जगह इसने म्यू नॉट एच बनाई, उसने म्यू नॉट आई बनाई, म्यू नॉट आई बनाई।
मीडियम ने इसी जगह पर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है म्यू नॉट एच प्लस आई। तो इस म्यू नॉट एच प्लस आई की जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, पर हमने तो एच ही दिया था, आई तो मीडियम ने बना लिया, तो हम इसको लिखने का दूसरा तरीका लिखते हैं म्यू एच। मेरी बात समझिएगा, मैग्नेटिक फील्ड को या चार्ज को मीडियम फीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता मैं तो अपने कारण इतनी फील्ड बनाऊंगा, सिंपल सी बात है, जो और बनाएगा बनाए, मुझे मीडियम मीडियम से मीडियम में जाकर फील्ड बदल नहीं जाती। मीडियम हो ईडियम हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ना मैग्नेटिक फील्ड को ना इलेक्ट्रिक फील्ड को। लेकिन वो वहां पर भी कुछ ऐसे कारण पैदा हो जाते हैं जो खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगते हैं, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एच, ये एच हमेशा म्यू नॉट एच बनाएगा, आई हमेशा म्यू नॉट आई बनाएगा। तुम्हें आई भी नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि मैग्नेट तुमने तो असली में करंट का एक वायर रखा था। अब यहां पे पानी है, पानी के अंदर क्या हो रहा है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तो तुमने कहा मैंने तो आई रखा, एच रखा था, फील्ड म्यू नॉट एच की म्यू एच आई डिफरेंट आ गई, तो तुम भले उसे म्यू एच कहो, पर एच ने तो म्यू नॉट एच ही बनाई है। समझ में आया मेरी बात? इसलिए इस आई को, और आई जो होता है वो एच पे डिपेंड करता है कि एच आपने कैसा लगाया है। ज्यादा एच लगाएंगे तो ज्यादा आई आएगा, कम एच लगाएंगे तो कम आई आएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो आई जो होता है वो होता है ससेप्टिबिलिटी इनटू एच के बराबर। ससेप्टिबिलिटी का क्या मतलब हुआ? हाउ ससेप्टिबल यू आर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि तुम उसके सामने कैसा रिएक्ट करते हो। क्लियर है क्या मेरी बात? तो ऑन द बेसिस ऑफ इफ समबडी सेज नॉन मैग्नेटिक, इफ समबडी सेज नॉन मैग्नेटिक, तो ससेप्टिबिलिटी जीरो हो गई, ससेप्टिबिलिटी जीरो हो गई, तो आई जीरो हो गया, तो फील्ड म्यू नॉट एच ही होगी। साथ ही साथ हमें यह भी पता है, अगर हम इसी में आई को ससेप्टिबिलिटी मल्टी जीटा एच लिखें, तो हम साई एच लिखें, तो हमारे पास यहां पर म्यू नॉट 1 प्लस साई इज इक्वल टू म्यू का फॉर्मूला बन जाता है। और ये हमारे पास जो 1 प्लस साई जो हमारे पास यहां पे आ रहा है, ये म्यू का फॉर्मूला बन गया। तो म्यू बाई म्यू नॉट की वैल्यू जो हो गई म्यू आर हो गई। इसे रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं, और रिलेटिव परमिएबिलिटी ससेप्टिबिलिटी पे डिपेंड करती है। तीन तरह के मटेरियल्स की हम बात करेंगे, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए साई जो होता है वो निगेटिव होता है, मतलब वो अपनी जो फील्ड बनाते हैं अपोजिट बनाते हैं, वो अपोजिट बनाने की कोशिश करते हैं, और उसका रीजन है लेंज लॉ, क्योंकि वो चाहते हैं कि फ्लक्स कम ना करे। तो लेंज लॉ तो सर सबको करना चाहिए, यस सब लोग करते हैं लेंज लॉ वाला फंडा, यानी सब में डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो सब में होती है, सब ससेप्टिबिलिटी निगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं बाय लेंज लॉ। पर वहां पर एक दूसरा फैक्टर भी आ जाता है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में एवरी एटम हैज अ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसे वो खुद मैग्नेट होता है, तो वो साथ ही साथ वो अपने ओरिएंटेशन भी चेंज करता है, क्योंकि आपको पता है कोई भी डाइपोल अपना ओरिएंटेशन बी की दिशा में करना चाहता है, तो वो भी अपना ओरिएंटेशन बी की दिशा में करता है, तो उस कारण से वो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देता है, यानी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव हो जाती है। अरे समझ में आ रहा है? दो का डायमैग्नेटिक करंट कौन शो करता है? सब कोई, क्योंकि वो तो लेंज लॉ से आया है। लेकिन पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बिहेवियर के साथ साथ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी ओरिएंटेशन चेंज करने वाला बिहेवियर भी दिखाते हैं, तो दो में से ये वाला बिहेवियर ताकतवर होता है, इसलिए ओवरऑल वो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देता है। और फेरोमैग्नेटिक में वो कहीं ज्यादा हो जाता है, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक में बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ एक जैसा ओरिएंटेशन रखते हैं, जिसे डोमेन कहते हैं। क्लियर है क्या मेरी बात? एंड इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर, दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरामैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। पैरामैग्नेटिक में अगर एक टेम्परेचर हमने इतना बना दिया जो कि उसके डोमेन्स को ब्रेक कर देगा, तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, और वो क्यूरी टेम्परेचर है। अभी फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में अंतर क्या है? पैरामैग्नेटिक में भी हर एटम तो अलाइन होता है, लेकिन सब इंडिविजुअल है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक में ग्रुप जो हैं वो एक जैसे हैं, वो सारे एक साथ अलाइन होते हैं, पर उनको भी अगर तोड़ दिया किसी ने, रैंडम उनको इतना कर दिया कि वो भी अब सब रैंडम हो गए, तो वो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। तो ऑब्वियसली ये फिनोमेना कब होगा? जब उनके पास वाइब्रेशन की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, इसका मतलब है ज्यादा टेम्परेचर पे होगा। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हम डिफाइन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर पर पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? दूसरी एक और बात, हमें यह पता है कि जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम जब बात करते हैं म्यू, अब ये सिंबल म्यू ही का है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो जनरली अगर आपको, हमें ये पता है ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक परमिबिलिटी और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी पे। तो म्यू का फॉर्मूला जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू आर एप्सिलॉन आर 1 बाई अंडर, वो तो ये आपके पास सी का फॉर्मूला है 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। वी का फॉर्मूला है आपके पास 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन किसी और मीडियम में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सी बाई वी करेंगे तो क्या आएगा, ये म्यू एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, तो म्यू एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा तो म्यू बाई म्यू नॉट इज म्यू आर और एप्सिलॉन आर। तो अगर कभी किसी सवाल में आपको एप्सिलॉन आर यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा हो और आपको म्यू आर ना दे रखा हो और आपसे पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के दिखाइए, तो म्यू आर को 1 लेंगे, क्योंकि हम नहीं देगा तो हम उस मटेरियल को नॉन मैग्नेटिक मान के ही सवाल सॉल्व करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर म्यू आर तो दिया ही नहीं है, मैं कैसे निकालूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो लाइट के सवाल को मैग्नेटिज्म के सवाल से कैसे मिक्स करेगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे हम इस सवाल को पढ़ते हैं। इस सवाल को पढ़ते हैं। मूविंग पार्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ विस्कस ड्रैग फोर्स। उसने कहा कि नॉन मैग्नेटिक, एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी कि म्यू आर की वैल्यू 1 है, इन हाईली इंसुलेटिंग एंड विस्कस मीडियम है, उसमें फोर्स एक लगता है जो कि F इक्वल टू माइनस बीवी है, F इक्वल टू माइनस बीवी का फोर्स लगता है, where B is obviously positive constant, V is the velocity. A particle having charge Q projected with an unknown velocity from a point in this medium almost stops tending to zero after traveling a distance of S1 in straight line. S1 में ये पार्टिकल को किसी V0 स्पीड से भेजा जाता है, तो वो S1 दूरी चलकर ऑलमोस्ट इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। ऑलमोस्ट इसलिए कहा उसने कि एग्जैक्ट 0 कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जो विस्कस फोर्स है इस तरह के फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमेशा एक लिमिटिंग जगह पर कोई चीज कोशिश करती है पहुंचने की, कभी पहुंच नहीं पाती, चाहे वो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो या डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो या कोई भी सवाल हो। इट ऑलवेज टेंड्स टू अ पर्टिकुलर थिंग। क्लियर है क्या मेरी बात? स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो अगर आप यहां पे स्ट्रेट लाइन में चलता है, मेरी बात ध्यान से देखिएगा, चार्ज क्यू का पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन में। नाउ अभी तक उसने कुछ भी नहीं किया था ना, नॉन मैग्नेटिक इंसुलेटिंग था, यानी द ओनली फोर्स इज एक्टिंग इज विस्कस फोर्स। तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ राइटिंग इक्वेशन, प्लीज ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर उसकी वेलोसिटी, मास m का चार्ज पार्टिकल था, v0 वेलोसिटी थी, वहां v 0 हो गया, s1 चल के वेलोसिटी 0 हो गई, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि bv dt का इंपल्स मिला इसको, वेलोसिटी रास्ते भर बदलती रही, v इज वेरिएबल, इट इज इक्वल टू mv0, जो उसने उसकी मोमेंटम को खा गया। इंपल्स इज इक्वल टू, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, क्या bv dt का इंपल्स लगा इसके पीछे की तरफ, जिसने इसके मोमेंटम को खा गया। ये लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट, इसे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कहते हैं, ये बहुत काम की चीज है। इससे फायदा क्या होता है, v dt का इंटीग्रेशन आपको सीधे s1 मिल गया, तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई कि किसी भी वेलोसिटी के लिए bs1 इज इक्वल टू mv0 है। अगर v0 स्पीड से फेंका जाएगा और s1 दिया हुआ है, तो bs1 की वैल्यू mv0 के बराबर है। Am I making sense? Now a uniform and constant magnetic field is established in the region, and the same particle is again projected with the same velocity directed perpendicular to the magnetic field. If the particle practically stops after traveling a distance s2 at a point which is distance s3 from the point of projection, ignoring gravity, then mark the correct option. मार्क द करेक्ट ऑप्शन। अब क्या हो रहा है, एक फोर्स तो हमारे पास ये लगी रहा था, अब हमारे पास हम यहां पर दूसरा फोर्स भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी लगाई गई है और सेम स्पीड से फेंका गया है। अब ये जो चल रहा है पार्टिकल, उसके बाद वो कह रहा है कि वो, ये इक्वेशन पहली वाली समझ में आ गई आपको। अब हम अगले पेज पे पहुंचते हैं। अगले पेज में एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बी भी है अंदर की तरफ, और अब जो ये पार्टिकल है इसको हमने यहां से फिर से फेंका सेम v0 स्पीड से, v0 स्पीड से। तो अब इस पे v0 स्पीड से फेंका तो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर क्या करने की कोशिश करेगी,
मैग्नेटिक इसकी दिशा बदलने की कोशिश करेगी, किधर की तरफ लगेगा मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, ऊपर की तरफ, तो किसी ऊपर की तरफ के रास्ते पे जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से यहां पहुंचा, कुछ इस तरह से यहां पहुंचा। इस समय इस पे लगने वाले फोर्स यहां पर, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है v, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है v, बहुत ध्यान से देखिएगा। और इस मूवमेंट पर इसी मूवमेंट पर इसी मूवमेंट पर इस पे लगने वाला फोर्स एक है pv, और एक इधर की तरफ लगने वाला फोर्स है इसके ऊपर qvb, qvb। तो इसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को bv बदल रहा होगा, इसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को bv बदल रहा होगा, और इसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन को qvb बदल रहा होगा। कैन यू सी दैट? तो हम इस बार एक्स वाई कोऑर्डिनेट की जगह हमने जो पढ़ा था कि किसी रन टाइम पे कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं कि तो इसको, इस वेलोसिटी को कौन बदल रहा होगा, मैग्नीट्यूड को bv। तो क्या मैं कह सकता हूं इंटीग्रल bv dt ने पूरी स्पीड को खा गया होगा, तो इट इज mv2 mv0, और v dt इज नथिंग बट v इसकी स्पीड है इस मूवमेंट पे, तो v dt जो होगा वो पूरे रास्ते की लंबाई होगी। तो पूरे रास्ते की लंबाई यहां पर, उसकी वेलोसिटी यहां पर, इसकी वेलोसिटी v2 जो है v0 हो गई है यहां पर। तो ये पूरे रास्ते की लंबाई को इस आदमी ने s2 नाम दिया है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका नाम s3 दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का नाम s3 दिया हुआ है। अरे पढ़िए सवाल, यही लिखा हुआ है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये तो v dt तो s2 ही होगा। तो क्या bs2 की वैल्यू फिर से mv0 आ गई? तो हमें पता है S2 भी हमारे पास आ गया mv0 बाई v, और वो हमारा S1 के बराबर था। तो S2 और S1 बहुत बढ़िया सवाल है, सीखने को काफी कुछ मिलेगा। S2 और S1 दोनों ही बराबर आ गए। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है S1 इक्वल टू S2 विच इज करेक्ट। अब वो बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कैसे बात करें, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या करें बताइए, मैग्नेटिक फील्ड पे कैसे जाएं? अब ये S3 का कैसे इस्तेमाल करें? हाँ, हमें नहीं पता क्या बात होगा, हम इतनी जल्दी कैसे गेस कर सकते हैं? दुनिया में हमारे जाने पहचाने पात ही नहीं है। दुनिया तो एक बहुत खतरनाक चीज है, आपके जाने पहचाने शेप कहीं मिलते भी नहीं है। You will in nature you will not get a perfect square, in nature you will never get a perfect triangle, in nature you will never get a perfect circle। तो आपके जो 4-5 नाम पता है सिर्फ उनसे दुनिया नहीं चलने वाली। हम आइडियल केस में जब बात कर रहे होते हैं तो हमें निकालेंगे तो ही बताएंगे, अदरवाइज हम कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे। जी एडवांस के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डोंट कमेंट फॉर सेक ऑफ कि तुम्हारा गट फीलिंग क्या कह रहा है, तो कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे, निकालना होगा तो देखिए। अब हमें S3 को कैसे इसमें इन्वॉल्व करना है। S3 इज द डिस्प्लेसमेंट। S2 तो निकल गया, अब हमें S3 पे कुछ बात करनी है। मैग्नेटिक फील्ड और S3 में कोई रिलेशन निकालने की कोशिश करनी है, बताइए। बेटा ये मुझे बहुत सारे सवालों में इंपल्स मोमेंटम मुझे याद रहता है कि इस तरह के सवालों में जब भी फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल आता है तो मुझे याद आता है, हमेशा मेरे दिमाग में कुछ नोट्स बने हुए हैं। उसी तरह से मैंने सोचा आफ्टर सॉल्विंग सो मेनी इक्वेशंस, इस तरह से मुझे पता है कि ये एक इक्वेशन बहुत काम आती है। दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड द इंपल्स मोमेंटम थ्योरम 100 टाइम्स टू स्टूडेंट्स। S3 को कैसे इन्वॉल्व करें और क्यू मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड को कैसे इन्वॉल्व करें। है तो हमें न्यूटन्स लॉ के अलावा कुछ भी नहीं पता, फोर्स कैसे लग रहे हैं उनके बारे में हमें पता है। आप सोचने की कोशिश करिए।
पाथ तो इसका 2 डायमेंशन है, एक ऑप्शन दिया हुआ है कि पाथ विल बी हेलिकल, तो ऑब्वियसली हेलिकल तो कभी नहीं होता, पाथ तो इसका 2D में है, प्लेन में ही है। पर हाउ विल आई गो फॉर दिस S3? लिखिए, हाथ चलाइए, जब ऐसी सिचुएशन आए, आपको जितनी मैथ्स फिजिक्स पता है, जस्ट ट्राई टू राइट इट इफ यू कैन नॉट गेट द करेक्ट इमीडिएट आंसर। देखिए, अब आपने कहा सर ये डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में कैसे घुसेड़ूं इसके अंदर। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में कैसे, हमें न्यूटन्स लॉ के अलावा कुछ नहीं पता है। तो जैसे ही इसमें मुझे डिस्प्लेसमेंट दिखाई दिया, मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक किया कि मुझे क्या सोचना चाहिए, ये कैसे आएगा दिमाग में, ये किसी के पिताजी को भी नहीं पता, ये मुझे नहीं पता कैसे आएगा, मुझे भी नहीं पता कैसे मेरे दिमाग में आया। पर मेरे दिमाग में मैं क्या चला, क्या क्या चीजें चली, मैंने कहा इट इज पता नहीं सही है कि गलत है, पहुंच पाएंगे कि नहीं, पर मेरे दिमाग में क्या आया कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आई हैव टू ट्राई टू राइट डाउन द न्यूटन्स इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्मेट में लिख के करने की कोशिश करता हूं, तो शायद उससे मुझे कुछ फायदा मिले। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये मेरे दिमाग में आया, जिससे मुझे लग रहा है कि रास्ता मेरे लिए एकदम क्लियर है। तो मैंने यहां पे क्या कहा, इंटीग्रल एफ इज वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी माइनस बी वी। एम आई राइट? अब मैंने यहां पे इसके साथ फिर से मैंने कहा इंपल्स वेक्टर, अब वेक्टर के साथ इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगा दी। मैं राइट? तो जैसे मैंने इक्वेशन लगाई, मैंने कहा इंटीग्रल एफ dt की वैल्यू तो 100% एम वी नॉट वेक्टर हो गई। इंटीग्रल एफ dt जो हमारे पास है उसकी वैल्यू माइनस एम वी नॉट वेक्टर हो गई, क्योंकि हमें अब तो अपने वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो प्रॉपर परिभाषाएं इस्तेमाल करनी पड़ेगी। एम वी नॉट वेक्टर हो गई, एम आई राइट? फिर जब मैंने इसमें किया तो मैंने कहा ये हमारे पास जो हो गया, क्यू बी कांस्टेंट है, तो वी डी टी का मतलब S3 हो गया। वेक्टर क्यू बी बाहर आ गया, वेक्टर वी डी टी का मतलब S3 वेक्टर हो गया, क्योंकि वेक्टर v होता है वेलोसिटी, तो वेक्टर वेलोसिटी में dt का मल्टीप्लाई करेंगे हर जगह पर, तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। तो ये हमारे पास आ गया साफ सुथरा QBS3। एम आई राइट? बताइए, क्या ये हमारे पास जो आ गया, क्या ये हमारे पास आ गया QV क्रॉस B dt की वैल्यू QBS3, और इसकी दिशा किधर की तरफ आई, परपेंडिकुलर टू S3, S3 क्रॉस B। अरे चेक करिए, हमारे इनिशियल वेलोसिटी ये है, V नॉट इधर की तरफ था, अरे चेक करो, V नॉट इधर की तरफ था, डिस्प्लेसमेंट S3 इधर की तरफ था, ये हमारे पास QBS आ गया। एम आई राइट? ये किधर आया, ये किधर आया, परपेंडिकुलर टू S, परपेंडिकुलर टू S3। हाँ जी, ये किधर आया, QBS3 किधर? अबे इंटीग्रल V dt गरीबों, इंटीग्रल V dt तो इंटीग्रल वेक्टर S3 होगा, तो ये QBS3 का वेक्टर किधर है, S3 के परपेंडिकुलर, और ये वाला आ गया माइनस BS3, ये S3 के अलोंग, ये S3 के, ये S3 के परपेंडिकुलर, ये S3 के अलोंग। हाँ जी, तो इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर मैं निकालूंगा तो पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, जिसका मैग्नीट्यूड mv नॉट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, बिकॉज दिस वेक्टर इज द एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, एंड दीज टू वेक्टर्स आर
perpendicular to each other, then we can say q square b square s3 square plus b square s3 square is equal to m square v naught square, and we got the answer. S3 can be calculated now. S3 comes out by this calculation. S3 comes out mv naught divided by qb square प्लस बी स्क्वायर. है कोई ऐसा ऑप्शन? मैग्नेटिक फील्ड S3 के टर्म में निकालना है, तो वी कैन फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड आल्सो. अरे यू गॉट दिस इक्वेशन, और एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर क्या S1 के टर्म में पता है? अरे एम स्क्वायर वी नॉट S1 के टर्म में पता है, तो वी कैन फाइंड आउट बी आल्सो. अबे गरीबों, पर इट इज अ वंडरफुल क्वेश्चन, वंडरफुल क्वेश्चन. पर मैं जैसे डर के नहीं, घबराए बिना मैंने कहा कि मुझे जितनी फिजिक्स पता है उससे ज्यादा नहीं है. नहीं, ये सोच पाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था. ऐसा नहीं है कि मेरे किसी प्रैक्टिस का नतीजा है. ये मुझे भरोसा है कि जितनी मैथ्स मुझे फिजिक्स आती है उतने में सब कुछ हो जाएगा. यही आपको करना है कि भाई आपको न्यूटन्स लॉ के अलावा इस सवाल में पता ही क्या है, फोर्स कितना लग रहा है. इंपल्स मोमेंटम वाली कहानी मैंने आपको समझाई है. वेक्टर के बारे में मैंने भी नहीं, ये इस्तेमाल मैंने भी कभी नहीं किया था, पर मुझे दिमाग में आया कि वेक्टर के बारे में अगर S3 को इन्वॉल्व करना है मुझे, तो मुझे चीजें वेक्टर फॉर्म में लिखनी पड़ेंगी. तो लेट्स ट्राई इट. और जैसे मेरे दिमाग में F बराबर Q V क्रॉस B माइनस BB आया, मेरे को वही सब दिख गया, क्योंकि अब मुझे दिखाई दे गया कि अच्छा V dt S3 आ गया, वही दिख गया. तभी मुझे लगा कि अब हो जाना चाहिए. क्लियर है सभी को? और बताइए, और कोई सवाल है आपके दिमाग में? हाँ, पोलर से ही तो सोचा पहला वाला पार्ट. दूसरे वाले पार्ट में परपेंडिकुलर कंपोनेंट का यूज mv स्क्वायर बाई आर या v क्रॉस ओमेगा करने के लिए मैंने इसलिए नहीं सोचा क्योंकि मुझे उसमें से S3 आता हुआ कहीं नहीं दिख रहा था. डिस्प्लेसमेंट उसमें मेरे को रेडियस मिल जाती, रेडियस ऑफ कर्वेचर या एंगुलर वेलोसिटी, एंगल कितना घूमा ये मिल जाता. आपने जो कहा कि मैंने सोचा क्यों नहीं, मैंने सब सोचा. मेरे मन में सब चल रहा था. मेरे मन में यह भी चल रहा था कि इस सवाल में इस जगह पर इसका जो एंगल घूम रहा है, पर मुझे पता ही नहीं कि फाइनली उसका किधर की तरफ घूम गया, उसको मैं कैसे, कितना एंगल घूमा है ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा था. ये S3 कितना एंगल घूमा है ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा था. और फिर मुझे लगा कि S3 वेक्टर के फॉर्म में S3 का जिक्र तो तभी आएगा जब डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे पता है कि सोचने वाले का तरीका डिस्प्लेसमेंट VDT करके ही आने वाला है. फिर मुझे लगा S3 को लाने के लिए मुझे दिमाग में आया कि वेक्टर फॉर्म में एक बार मन में सोचा, तो मैंने कहा हाँ यार यही तो है कहानी. फाइनल डिस्प्लेसमेंट है. कैसे लिख देते बेटा इस इक्वेशन S3 में, कैसे आ जाती? मुझे कोई तरीका है तुम्हारे पास इक्वेशन लिखने का? S3 लाने का कोई तरीका है तुम्हारे पास? क्या यू आर गोइंग टू यूज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या यहां पे? और क्या आपको पता है कि S3 का लंबाई कितनी है? कुछ भी नहीं पता. S1 यहां पे कहीं होगा, S1 ये होगा ना. मुझे कोई डायरेक्ट रिलेशन दिखाई दे रहा है इस फोटो से S1 S2 S3 में. S1 की लंबाई और S2 की लंबाई बराबर है, तो बहुत, और कर्व के बारे में कुछ पता नहीं है मुझे. बेटा वो तो टोटल S3 मिलता ना. एस VDT का V वेक्टर VDT S3 के बराबर होता. मैग्नीट्यूड VDT तो स्पीड होती, वो तो S2 होता. वेक्टर, अरे चंपकलाल, इंटीग्रल ये अलग चीज है, ये अलग चीज है. ये है S3, ये है S2, ये S2 है, ये S3 है. बेटा इंटीग्रल VDT हुआ ds डिस्प्लेसमेंट. सारे डिस्प्लेसमेंट को ऐड करना है, पहले एडिशन का फॉर्मूला लगाना है. तो डिस्प्लेसमेंट सारे ऐड करेंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा, उसका बाद उसका मैग्नीट्यूड लेना है. यहां पे हर डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को ऐड करना है. जस्ट ट्राई टू, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स.
कंपोनेंट लेना पड़ता, फिर नहीं हो रहा था ये सवाल। FST 11 क्वेश्चन नंबर 9। एक बच्चे उत्कर्ष ने बोला कि उसने एक क्वेश्चन भेजा है व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे भेजा है। उत्कर्ष, उत्कर्ष ग्रुप पे भेजा है बेटा, ग्रुप पे भेजा है क्या? उत्कर्ष, शुभ नाम से किसने भेजा है? ये कोई कोलिजन का सवाल है क्या? शुभ नाम से जो भेजा गया, देखो एक बार यार, शुभ नाम से भेजा है उत्कर्ष। अगर पिन कर दो उत्कर्ष कुत्ता। शुभ नाम से जो क्वेश्चन है देखो क्या है यार। 100 वोल्ट इलेक्ट्रॉन, हाँ कोलिजन, कोलिजन है। चलिए सवाल पढ़ते हैं, सवाल पढ़ते हैं। 100, प्लीज देखे ध्यान से, 100, शायद यही सवाल है। हाँ, इसमें बोल रहा है कि एक 100 वोल्ट इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी हीलियम आयन। एक 100 वोल्ट इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन, यानी उसकी एनर्जी दे रखी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी He+ आयन in ground state and excites to the higher level after the collision. higher level पे चला जाता है after the collision. He+ ion emits 2 photon in succession with the wavelength 1085 एंगस्ट्रॉम and 304 एंगस्ट्रॉम. पहले एक इलेक्ट्रॉन आता है, इसकी एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये एक He+ के ग्राउंड स्टेट के एटम से कोलाइड करता है, He+ एक्साइट हो जाता है, एक्साइट हो जाता है। एक्साइट के लिए हमेशा स्टार बनाते हैं, कभी कभी न्यूक्लियर में फोटो बनी हो स्टार, तो इसका मतलब होता है कि वो एक्साइटेड है, ठीक है। आफ्टर द He+ आयन एमिट्स, इसके बाद ये He+ ग्राउंड स्टेट पे वापस पहुंचता है और उसमें के लिए वो 1085 एंड 304 एंगस्ट्रॉम के 2 फोटॉन्स एमिट करता है। Also the energy of electron after the collision, also the energy of electron after the collision is 6 into this something dash, हमें शायद वो डैश की वैल्यू ही निकालनी है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बतानी है कि क्या होगी इसके टक्कर के बाद, मतलब जो इलेक्ट्रॉन था हमारे पास भेजा था हमने, उसकी एनर्जी के बारे में क्या कहना है कि वो कितनी होगी, वो कितनी होगी बताइए। सबसे पहले आप 1085 एंगस्ट्रॉम और 304 एंगस्ट्रॉम के करस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी निकाल के दिखाइए। प्लीज टेल मी 1085 एंगस्ट्रॉम और 304 एंगस्ट्रॉम के करस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी निकाल के दिखाइए। जी कितनी आई? पहले एनर्जी निकाल के दिखाइए। Okay. 16 पॉइंट दोनों का मिला के
एस सी बाई लैम्डा लगाया आपने 1240, 12,400 एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ, तो एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ कितनी आ रही बेटा? 16 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो बचा हुआ है उसकी एनर्जी 84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो जाएगी। 84, इसका मतलब है अगर 6 इंटू करके लिखा हुआ है तो 14 इज द आंसर। उसने लिखा 6 इंटू समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर क्या हो गया? 14 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन आपको? तो रिबाउंड वेलोसिटी का बहुत बढ़िया, ये यही सही सवाल उसने बोला और यही आपने भी बोला। इसमें हमने ये क्यों नहीं कंसीडर किया कि मोमेंटम कंजर्वेशन के बाद He प्लस के पास भी कुछ वेलोसिटी आ जाएगी और उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगी। हमने उस काइनेटिक एनर्जी को तो कंसीडर ही नहीं किया, बिकॉज कभी भी किसी ट्रक से कोई बॉल टकराएगी तो हम उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा अवॉइड करेंगे जब भी हैवी चीज होगी। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का यहां पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बिकॉज He प्लस का अगर यहां इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन आया होता तो हम यहां पर सब कुछ कंसीडर कर रहे होते, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन आया है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा He प्लस से टकराने में, बिकॉज प्रोटॉन हैज अ इक्विवेलेंट मास, कंपेरेबल मास 1/4, और इलेक्ट्रॉन हैज नेग्लिजिबल मास इन कंपैरिजन विद He प्लस आयन। So it is just like a collision of a ball with earth. So we don't assume earth will go back. अरे समझ में आया? I hope it is clear. उत्कर्ष, आंसर वो बोल रहा है 8 आ रहा है, आंसर 8 आ रहा। सवाल मैंने सही पढ़ा है? सवाल आंसर एनर्जी आपने सही निकाली है। He press ground state and excite to higher level after the collision आंसर उन्होंने इस सवाल में 8 दिया हुआ है। आंसर गिवन 8 दिया हुआ है, वो बोल रहा है। तो क्या हमने इन्होंने पहली बात उसको तो He प्लस की तो एनर्जी को तो मैं बिल्कुल नहीं लेके आना चाहता हूं, क्योंकि He प्लस की एनर्जी का कोई डिफरेंस नहीं आ रहा हो, या तो फिर मुझे पूरा का पूरा मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा He प्लस को वो मानते हुए। ये कितनी एनर्जी आई? 16.1 आई थी क्या? पक्का 16.1 आई है एनर्जी। He प्लस के मोमेंटम को कंजर्व कराना पड़ेगा क्या? He प्लस का मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो रहा है फिर अब। एक बार अप्रोक्सीमेशन लगा के देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी m मास का पार्टिकल अगर मैं मान रहा हूं, v वेलोसिटी से आ रहा है और कैपिटल M बहुत लार्ज है,
16.1 का लॉस हो रहा। बताइए, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। कैसे? 40 क्या? 300 डिवाइड बाय 40 कौन सा? टोटल एनर्जी निकाली ना, हाँ। तो वो 51 तो तुमने पहले 16.1 कैसे बोला? डिवाइड बाय 4.7 40.7 आएगा। अब आ जाएगा। तो कैलकुलेशन गलत करोगे तो फिर मेरा दिमाग खराब कर लोगे तुम लोग। ऐसे मत करो यार। इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि भाई 1085 और 304 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी तो सही लिखे। कितना आई है? 51.1.7। ये मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मैं मोमेंटम में घुसूं, क्योंकि उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इतना फर्क तो बिल्कुल नहीं पड़ता जितना इन्होंने लिखा हुआ, उतना फर्क तो कभी नहीं पड़ता। तो 51.7 आते ही समझ में आ गया कि 8 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मैं इसलिए मैंने कोशिश करके भी यहां लिखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैंने कहा कि या तो मुझे फिर अब इसमें कितनी एनर्जी लॉस होगी, अगर कैपिटल एम को बहुत हाई मानूंगा, कैपिटल एम को हाई मानूंगा, मेरी बात समझिएगा, तो कितनी एनर्जी लॉस होगी वो तो ई पे डिपेंड करेगा फिर। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ऑब्वियसली हम यहां पे उसको बिल्कुल नहीं लेके चल रहे। एफएसटी 10 का, एफएसटी 10 का 1, 2 एंड 4 देख लें सब लोग। मुझे एक बार आप लोग भी देख लें। एफएसटी 1, 2 एंड 4 तीन सवाल हैं एफएसटी 10 के। एफएसटी 10 के तीन सवाल हैं, 1, 2 एंड 4। लेट्स सी व्हाट दिस क्वेश्चन आर सेइंग। हो गए थे किसी के? नहीं हुए हैं? नहीं हुए हैं। चलिए सवाल देखते हैं क्या है। एक तो साफ सुथरा फोटो है जिसमें कुछ किसी ने कुछ किया ना हो। नहीं, तुम्हारे में तो मुझे फोटो ही थोड़ा वो जरा ठीक है, अब समझ में आ गया मुझे। यहां पर ये एक दीवार है, यहां पर कहीं एक स्प्रिंग बंधी हुई है, जैसे मैं बता रहा हूं, सही है। यहां पर भी एक पार्टिकल एम सा दिया हुआ है, यहां पर ऐसे ये रॉड है क्या एल लेंथ की? बहुत बढ़िया। और ये डिस्टेंस डी दे रखी है, और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है। ये फोटो बनी हुई है। आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर यू गाइस। एफएसटी 11 क्वेश्चन नंबर 9 भेज दे मुझे। यहां किसी के पास है नहीं हाथ में। चलिए पहले इस सवाल को करते हैं। 1 नंबर सवाल, प्लीज ध्यान से देखिए कैसे सोचना है, कैसे करना है, ये आपको आना चाहिए। मैं बार बार नहीं सवाल सॉल्व कर सकता। ये एंगल भी दिया हुआ है, शायद थीटा नॉट बोला हुआ है 30 डिग्री। ठीक है। A small ball of mass m equal to 4 kg is affixed at one end of a light rod of L 10 meter, 10 centimeter, whatever. The other end of which is hinged to a fixed pivot at a wall. The other end of a spring of force constant K 100 is attached to the rod at distance 1 centimeter T पे, और दूसरा एंड वॉल पे है। इक्विलिब्रियम द रॉड स्टेज हॉरिजॉन्टल एंड एंगल बिटवीन द स्प्रिंग एंड रॉड इज थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। If the ball is pulled downward and released, the system begin to oscillate. Find time period of these small amplitude oscillations के amplitude का time period निकालिए। Oscillations के amplitude का time period निकालिए। अभी ये सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, ऐसा बोला है उसने। अरे चेक करिए। बताइए क्या करें? तो
प्लीज ध्यान, निकालेंगे। प्लीज ध्यान, मैं कुछ भी नहीं निकालूंगा, मैं कुछ भी नहीं निकाल रहा, मैं कुछ भी नहीं निकाल रहा, प्लीज ध्यान से देखिए। मान लिया कि ये इधर आया, ये इधर आया, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो चेक करिए पक्का, ये एंगल अल्फा, इसको एंगल को थीटा बोल देता हूं, लेट्स से ये एंगल थीटा है। तो हमारा स्प्रिंग यहां पर आ जाएगा ऐसे, स्प्रिंग यहां पर आ जाएगा ऐसे। पहले स्प्रिंग का टॉर्क एमजी के टॉर्क को बैलेंस कर रहा था, तो जो एक्स्ट्रा स्प्रिंग का टॉर्क आएगा वही हमारे लिए रीस्टोरिंग फोर्स होगा। भाड़ में गया एमजी, क्योंकि आई विल नॉट मेक माई लाइफ कॉम्प्लिकेटेड। मैंने आपको 50 बार समझाया हुआ है कि इक्विलिब्रियम से जब सवाल में आए तो सिर्फ जो चीज चेंज हो रही हो उसके बारे में बात करें, क्योंकि उससे आपका जीवन आसान हो जाएगा। आपको जो पूरी चीज लिखेंगे इक्विलिब्रियम को सॉल्व करने की जरूरत है नहीं यहां पर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या हिंज कोई टॉर्क नहीं लगाएगा? आएगा तो आने दो, टॉर्क तो सिर्फ स्प्रिंग फोर्स लगाएगा। अरे चेक करिए, टॉर्क तो सिर्फ स्प्रिंग फोर्स लगाने वाला है। एम आई राइट? अब हमारा यहां पर ये फोटो, अब हम इस सवाल की फोटो थोड़ी सी इतनी गंदी नहीं, थोड़ी साफ सुथरी बनाते हैं। वैसे यहां पर ये फिर से फोटो बनाते हैं, करते हैं ट्राई। ये हमारे पास था, ये एंगल थीटा नॉट दिया हुआ है, ये डिस्टेंस डी दी हुई है, डिस्टेंस को अभी नहीं लिखता, इसको हमने यहां पर, ये आ गया यहां पर, ये यहां पर आ गया। एक मिनट रुक जाओ, ये यहां पर आ गया स्प्रिंग, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल 90 मान सकते हैं, ये यहां पर आ गया, ये आ गया हमारे पास, एक मिनट, इस पे डाला परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर डाला, पे परपेंडिकुलर डाला, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा, ये यहां आ गया, ये लेंथ टी अल्फा गई एक्स्ट्रा, ये एंगल अल्फा है, ये लेंथ टी अल्फा हो गई, ये लेंथ चाहिए अच्छा, ये इसके परपेंडिकुलर डाल, में ये लेंथ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये डिस्टेंस हो गई टी अल्फा, टी अल्फा साइन थीटा नॉट, डी अल्फा साइन थीटा, बहुत बढ़िया, डी अल्फा साइन नॉट इंटू के, ए डी अल्फा नॉट, ए डी अल्फा साइन स्क्वायर थीटा नॉट, ए डी अल्फा साइन स्क्वायर, ए डी अल्फा, ये दिया हुआ है क्या? बहुत बढ़िया, ए डी अल्फा साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी, यानी ए डी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट मास एम एल किया गया ओमेगा। आंसर निकालें एक बार, ए डी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई एम एल स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू के वे डाल के,
डी बाई एल की वैल्यू सीधे सीधे एल दिया हुआ है ना 10, के दिया हुआ डी बाई 100, के दिया है 100, ओमेगा कितना है 8 पाई मस्ट बी द आंसर। चेक करिए आंसर। तो ओमेगा की वैल्यू आपने कहा कि साफ सुथरी आ गई होगी 1/4। चेक करिए 8 पाई आ गया। क्या किया मैं बताओ। यस देखिए मेरे को ये पता है कि सबसे पहली बात मैंने आपसे जो पहले भी कही थी कि YDSE वाला जो अप्रोक्सीमेशन है, जब भी छोटी डिस्टेंसेस होती है वो वाला अप्रोक्सीमेशन बहुत पावरफुल अप्रोक्सीमेशन, मैंने बोला हुआ है बहुत जगह इस्तेमाल, ठीक है याद है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा बिना अभी अप्रोक्सीमेशन किए पहले मैं मानता हूं कि क्या सिचुएशन हुई। तो इसको मैंने यहां पर ऐसे ले आया, तो मैंने कहा ये वाला पॉइंट सर्कल में घूमता हुआ यहां आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा। अब हमें इस लेंथ और इस लेंथ का गैप चाहिए। जैसे मुझे इस लेंथ और इस लेंथ का गैप चाहिए, मैंने कहा ये तो YDSE वाली फोटो ही है, तो अगर ये लेंथ मुझे पता है तो ये मुझे पता है कि ये लंबाई हो जाती है डी, अगर ये स्मॉल डी है तो डी साइन थीटा हो जाती है, अरे याद है आपको। तो मैंने कहा ये लेंथ कितनी होगी, अब हमने अल्फा स्मॉल मानते हुए इस लेंथ को लिख दिया डी अल्फा। तो यानी कि ये लेंथ जो इन दोनों की लंबाइयों का S1P और S2P का जो गैप होगा वो डी अल्फा साइन थीटा नॉट हो जाएगा। तो डी अल्फा साइन थीटा नॉट जैसे ही हो गया तो मैंने कहा डी अल्फा साइन थीटा यानी के डी अल्फा साइन थीटा नॉट फोर्स हो गया, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ही इसको टॉर्क देगा। तो के डी अल्फा साइन थीटा नॉट इंटू साइन थीटा नॉट इंटू डी, ये जैसे लिखा सवाल खत्म। क्या ये तो टॉर्क आ गया, रीस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा, तो सी अल्फा तो सी बाई आई, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है। वैसे तो लाइट रॉड का यहां पर बहुत सारे कंफ्यूजन है, पर मुझे भी पता है क्या कंफ्यूजन है। यहां पर ये ब्लॉक जो है वो कैसे रुका हुआ है, क्योंकि शियर फोर्स लगना पड़ेगा लाइट रॉड में, पर यहां पे सिर्फ इतना मानना है कि इसमें रिजिडिटी है, उसका मास इस मास के मुकाबले कंपैरेबली नेग्लिजिबल है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं, उसका उस मास के मुकाबले नेग्लिजिबल है, और इन दो रॉड के ऊपर नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। हाँ लाइट रॉड है तो एक टॉर्क यहां पे mg का आ रहा होगा, इधर इसके ऊपर mg का नीचे टॉर्क आ रहा होगा, और एक स्प्रिंग का टॉर्क आ रहा होगा, दोनों बैलेंस हो गए होंगे। अरे रॉड पे तो टॉर्क 0 होंगे ना, mg का टॉर्क इसको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, स्प्रिंग का टॉर्क ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, तो रॉड पे नेट टॉर्क 0 होगा, बिकॉज उसका मास 0 है तो नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, तो वो हमने लगा दिया रॉड पे। क्लियर है सभी को। और कौन सा दूसरा भी आपने कहा था, इसका दूसरा सवाल देखते हैं। Two solid bodies rotate about a stationary and mutually perpendicular intersection axis with constant angular velocities omega 1 and omega 2. The angular acceleration of one body relative to the other body. The angular acceleration of one body to the other body. Angular acceleration of one body to the another body. ये actually इनको body नहीं कहना चाहिए। क्या लिखा है वैसे सवाल में? तो हम इनको पार्टिकल्स की तरह ही ट्रीट करते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करेगा, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रिजिड बॉडी का जब मतलब होता है वो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल रिस्पेक्ट टू पार्टिकल एक्सिस होता है। रिजिड बॉडी एंगुलर वेलोसिटी क्या मतलब है, एक्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम यहां पे मानते हैं कि एक पार्टिकल यहां पर सर्कल में घूम रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1, ओमेगा 1, एम आई राइट। दूसरा पार्टिकल जो है ये हमारे पास यूं घूम रहा है, दिख रहा है क्या आपको, ये पार्टिकल यहां पे ऐसे घूम रहा है ओमेगा 1 से। दूसरा पार्टिकल जो है वो यहां पर है, ऐसे घूम रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2।
विद वेलोसिटी ओमेगा 2। अब हमें इसके रिस्पेक्ट में इसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। मेरी बात समझिएगा, ये निकालना है क्या? Yes. ठीक है, तो अगर मैं इस एक्सिस पे चिपक जाऊं, एक्सिस पे चिपक के इसको देखूं, तो क्या दिख रहा है हमें कि ये पार्टिकल ऐसे ये पहले देखिएगा, ये तो ऐसे, ये पूरी बॉडी मान लीजिए आप, ये बॉडी ऐसे तो घूम रही है। अगर मैं यहां खड़ा हूं तब भी दिख रहा है, जमीन पे खड़ा हूं तब भी। अगर मैं इस पे चिपक के देखूंगा तो ये बॉडी ऐसे तो घूम रही है, साथ साथ मुझे ये यू भी घूमते हुए दिखाई दे रही है। अरे चेक करिए, यानी ओमेगा 1 इसका ऐसे तो है, और साथ साथ ये जो ओमेगा 2 से ऐसे घूम रही है, और साथ साथ ये ऐसे भी रोटेट करने लग रही है यू। अरे चेक करिए, पक्का? तो क्या मैं कह सकता हूं कि मुझे दिखाई दे रहा है कि इसका ओमेगा 2 जो है वो अपनी दिशा बदल रहा है विद ओमेगा 1। ओमेगा 2 अपनी दिशा बदल रहा है विद ओमेगा 1। और कोई वेक्टर अगर अपनी दिशा बदलता है तो उसको बदलने वाला जो वेक्टर होता है उसकी वैल्यू ओमेगा क्रॉस दैट वेक्टर होती है। तो आंसर आ गया ओमेगा 2 ओमेगा 1। आंसर आ गया ओमेगा 2 ओमेगा 1। नहीं आया, मैं बताऊं, ध्यान से, प्लीज ध्यान से देखिएगा। इफ अ वेक्टर ए, वॉट एवर वेक्टर, is changing its direction, with angular speed with omega। वेक्टर ए की वेलोसिटी डायरेक्शन ओमेगा से चेंज हो रही है। वेक्टर ए कैन बी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, व्हाटएवर। वेक्टर ए की दिशा बदल रही है और ओमेगा उसके मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, और वेक्टर ए की दिशा जब बदल रही है तो उस वेक्टर को देखो, वो जिस रेट से एंगल बदल रहा है उसको हमने एंगुलर ओमेगा कह दिया। देन डीए बाई dt की वैल्यू ओमेगा क्रॉस ए होती है। ये एक वेक्टर थ्योरम है, डीए बाई dt की वैल्यू ओमेगा क्रॉस ए होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ए का नाम पोजीशन वेक्टर होता तो डीए बाई dt का नाम वेलोसिटी होता, इसीलिए सर्कुलर मोशन में v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है। अगर ए का नाम वेलोसिटी होता तो ए का नाम वेलोसिटी होता तो डीए बाई dt का नाम एक्सेलरेशन होता, इसीलिए नॉर्मल एक्सेलरेशन ओमेगा क्रॉस v होता है। अगर ए का नाम एंगुलर मोमेंटम होता तो डीए बाई dt का नाम टॉर्क होता, ए का नाम मोमेंटम होता तो डीए बाई dt का नाम फोर्स होता। अगर ए का नाम एंगुलर वेलोसिटी होता तो डीए बाई dt का नाम एंगुलर एक्सेलरेशन होता। तो इस ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सर्कल में ओमेगा 2 से घूमते घूमते साथ में ओमेगा 2 की दिशा भी बदल रही है। अभी ओमेगा 2 इसका इधर था, इस ऑब्जर्वर के हिसाब से अब ओमेगा 2 इधर हो जाएगा, 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 ओमेगा 2 इधर हो जाएगा। यानी वो देख रहा है कि इसका ओमेगा 2 अपनी दिशा बदल रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं, और वो दिशा बदल रहा है ओमेगा 1 से। तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो उसको दिखाई देगा वो ओमेगा 1 क्रॉस ओमेगा 2 दिखाई देगा, जो बोथ आर परपेंडिकुलर। तो आंसर इज ओमेगा 1 ओमेगा 2। चेक कर लीजिए आंसर। पर ये जे एडवांस में बिल्कुल नहीं आएगा अगर पागल नहीं हो गए वो, क्योंकि ये इस तरह की मोशन को जाइरोस्कोपिक, जब एंगुलर वेलोसिटीज को भी हम रोटेट कराते हैं तो ये जाइरोस्कोपिक मूवमेंट्स कहलाते हैं, जाइरोस्कोपिक मोशंस। प्रिसीजन ऑल अदर थिंग्स आर नॉट इन जेई एडवांस सिलेबस, so they will not ask these kind of, but the primarily they can ask you छोटी छोटी बात, फंडामेंटल बात, पूरा का पूरा प्रिसीजन, क्योंकि परिभाषा ही नहीं डिफाइन है प्रिसीजन क्या होता है हमारे सिलेबस में, तो हम क्यों बात करें। तीसरा सवाल भी डाउट है आपका? फोर्थ डाउट है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ फ्लैट मेटल स्पाइरल विथ कांस्टेंट डिस्टेंस h बिटवीन क्वाइल्स, यानी कि एक हमारे पास, लास्ट सवाल है, अभी बहुत दिनों बाद आया हूं तो मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग है। एक स्पाइरल है ऐसा,
ठीक है, ये स्पाइरल है ऐसा, प्लीज ध्यान से देखें। यहां इसका फ्री एंड इधर दे दिया मैंने, मान लेते हैं, ठीक है, फ्री एंड, ठीक है। अ फ्लैट मेटल स्पाइरल विद अ कांस्टेंट डिस्टेंस h between coils and a total number of coils n is placed in a uniform magnetic field B equal to B naught cos omega t। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है B बराबर B naught cos omega t। Perpendicular to the plane of a spiral, the total electromotive force induced in the spiral will be, n is very very large, n is very very large। वो पूछ रहा है टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड इन द स्पाइरल, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड बिटवीन द स्पाइरल कितना होगा, कितने टर्न्स है n, तो टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होगा इस स्पाइरल में, बताइए। h उनके बीच का गैप है, किसी आरएथ कॉइल में गए, आरएथ कॉइल में गए, आरएथ कॉइल की रेडियस RH होगी, आरएथ कॉइल की रेडियस RH होगी, तो हमारे पास उससे गुजरने वाला फ्लक्स जो आएगा, उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स आएगा, आरएथ कॉइल में जो गुजरने वाला फ्लक्स आएगा, उस कॉइल को सिर्फ देखें तो वो आएगा पाई, बोलिए, R स्क्वेयर H स्क्वेयर B नॉट cos ओमेगा t। Am I right? बताइए, ये हमारे पास उससे गुजरने वाला फ्लक्स आ गया, तो उसमें जो ईएमएफ जनरेट होगा वो होगा पाई R स्क्वायर H स्क्वायर B नॉट ओमेगा साइन ओमेगा t। हाँ, और हर कॉइल का फ्लक्स जो ईएमएफ जनरेट होगा वो सेम ही सेंस प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशाएं अगर देखें तो वो एक ही जैसी होंगी सब में, तो सब में हर कॉइल में जो होगा वो एक ही जैसा ईएमएफ जनरेट होगा, एक ही जैसी पोलैरिटी होगी, तो इसका मतलब है टोटल ईएमएफ हो जाएगा इसका समेशन, टोटल ईएमएफ हो जाएगा इसका समेशन पाई R स्क्वायर H स्क्वायर। प्लीज ध्यान से देखिए, इसका समेशन जब आप करेंगे तो हमारे पास पाई बाहर आ जाएगा, H स्क्वायर बाहर आ जाएगा, B नॉट स्क्वायर बाहर, B नॉट है सिर्फ बाहर, ओमेगा बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर, साइन है स्क्वायर है कि ओमेगा साइन है, साइन ओमेगा t बाहर आ जाएगा, समेशन में बचेगा सिर्फ R स्क्वायर विच इज n प्लस 1 2n प्लस 1 by 6, n plus 1 2n plus 1 by 6। as n is very large in comparison to 1, तो ऊपर वाली चीज को 2n क्यूब लिख सकते हैं, n plus 1 2n plus 6 को 2n क्यूब लिख सकते हैं। जैसे ही उसको 2n क्यूब लिखेंगे आंसर आना चाहिए, नहीं तो मेरे पास कोई तरीका और नहीं दिखाई दे रहा, मुझे आंसर आ जाना चाहिए क्योंकि मेरे पास और कोई तरीका मुझे नहीं दिखाई दे रहा। उस लूप को क्या फर्क पड़ रहा है जब आपको, फिर इसका मतलब है आपने फंडामेंटल्स नहीं याद किया, अब आपको साफ साफ पता है कि फ्लक्स लेंस जो हमारे पास फैराडे लॉ है उसके दो रीजन होते हैं, मोशनल ईएमएफ और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस लूप में कितनी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसको अंदर क्या रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो वहां की मैग्नेटिक फील्ड पे के हिसाब से R स्क्वायर dV by dt का फॉर्मूला होगा। क्या दिया दी आप ये मान के चलिए कि यहां पर जो रेडियस ये लगभग सर्कल सा बना के, ये एक एज्जम्पशन हमें लेके चलना पड़ेगा कि अब कहां पर रिंग चेंज हुई है,
मेरी बात समझ में आ रही? उसको उस चीज को हम नहीं देख रहे कि एन बहुत लार्ज है तो। हाँ हाँ, एच के बारे में कुछ बोला है आंसर में? ये आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? मैं आपकी बात को समझ रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि इसको हम आधा माने, फिर इसको आधा माने, है? इसको आधा माने, फिर इसको आधा माने, और फिर इसको आधा माने। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। तो उसमें क्या हो जाएगा देखते हैं, कोई बात नहीं, उसमें देखते हैं क्या होगा। उसमें हमारे पास जो आएगा रेडियस, जो आधे पार्ट में ईएमएफ जो आएगा उसका आधा आएगा। हाँ, हर आधे पार्ट में इतना होगा। अरे बताइए, फिर फाइनली हमें डबल करना पड़ेगा भाई। आरएथ रिंग में यहां से यहां तक ये एच रेडियस का है, ये वाला 2h रेडियस का है, ये वाला 3h रेडियस का, दिस इज व्हाट इज सेइंग। और ये वाला 4h रेडियस का है, 4h रेडियस का है। तो 4h रेडियस का, इसका मतलब है अब n की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, वो n की जगह 2n लगाना पड़ेगा और इसको आधा करना पड़ेगा। n की जगह भाई नंबर ऑफ टर्न्स 2n हो जाएंगे और इसको आधा करना पड़ेगा। मैं सही बोल रहा हूं पक्का? तो ऐसे करके देखेंगे तब भी अप्रोक्सीमेटली वही आए, क्योंकि n बहुत लार्ज है तो अल्टीमेटली n+1 को n ही लिखने वाले हैं हम। तो यहां से 2 हटा के वहां लगाएंगे हम। 1 से 2n जाएगा, तो 1 से 2n जाएगा, तो 2n और 4n 8 आएगा। सही बोल रहा हूं मैं? कितना आएगा ऊपर? 8 आएगा ऊपर, और यहां पे बाई 2 हो जाएगा। तो मिला के 8 किया आपने, कैसे? r² बाई 4 नीचे आएगा, आधा करेंगे। हाँ ऑब्वियसली, वो तो मैं कह रहा हूं। अगर हम यानी पूरी चीज को पहले हाफ सर्कल की रेडियस को h माना, आधे सर्कल की h, दूसरे वाले का 2h, और इधर वाले का 3h, दिस इज 4h, दिस इज व्हाट इज वी आर ट्राइंग ना, दिस इज 5h, दिस इज 5h। तो बिल्कुल ये ज्यादा अच्छा लग रहा है वैसे थ्योरेटिकली तो मुझे, अगर h फाइनाइटली लार्ज है, h फाइनाइटली लार्ज है तो यही ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ तो नहीं, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या। तो हमने क्या किया यहां पर, h की वैल्यू को, ये जो हमने माना, इस वाले में पहला वाला आधा लूप है, ये दूसरा लूप है, नहीं फर्स्ट, ऐसे उसने कितने टर्न बनाए हैं? n ना, n टर्न बनाए, तो n टर्न्स बनाए हैं, यानी एक काम करते हैं, तो nth वाले का आंसर जो लिखते हैं ऐसे लिखते हैं ना, कोई बात नहीं। तो इसको लिखा हमने, nth वाले का ही लिख रहे हैं, nth वाले का लिख रहे हैं पाई RH का स्क्वायर प्लस R-1 H का स्क्वायर बाई 2। आरएथ वाले की रेडियस आधी R मान लेते हैं, R+1। फर्स्ट लूप की रेडियस आधे पार्ट में H है, आधे पार्ट में H, एवरेज मतलब एवरेज आधा एरिया ऊपर का, आधा एरिया नीचे का। अरे सही है ना यहां तक? ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है ये सही लिखा है यहाँ पे।
अरे बताओ, अरे मतलब वही हमें एन लूप लेने हैं ना, तो वही तुम्हारे जैसे ही काम कर रहे हैं, तुम्हारा जैसा ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया कि जैसे फर्स्ट वाले एक लूप ये पूरा कंप्लीट हुआ, तो इसमें आधे पार्ट की रेडियस कितनी है, एच, और आधे पार्ट की, तो वही लिखा। समझ में आया? तो फर्स्ट लूप क्यों, क्योंकि हमें एन लूप से कंपेयर करना है ना, एन लूप्स हैं, उसमें कहीं गलती ना हो जाए, इसलिए एक लूप ये पूरा सही लिखा। सेकेंड लूप की रेडियस 2h और 3h होगी, अरे वही ऐड ही तो हो रही है। तुम्हारे हिसाब से क्या ऐड करता मैं, पाई एच स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई 2h स्क्वायर बाई 2, ये पहला टर्म होता है, ऐसे एन टर्म्स लिखने पड़ते हैं ना, ऐसे एन टर्म्स लिखने पड़ते हैं। तो मैंने एन टर्म्स का जनरल टर्म तो मैंने एन ही लिखूंगा, पर ये इसको लिख दिया। अब सही है यहां तक? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्ट, क्योंकि आपने जो बात पूछी आंसर तो वही सही है, वही करेंगे आप भी, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं इससे भी वही आएगा विद अप्रोक्सीमेशन। दिस इज व्हाट आई वांट टू शो यू। ये सही लिखा, इसको समेशन करना है आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक। अरे बी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी तो बाहर है ही है, बी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी बाहर है ही है। अरे सही है, पक्का? अब बताइए क्या आ गया, इससे क्या आ गया, पाई एच स्क्वेयर बाहर आ गया, पाई एच स्क्वेयर, पाई एच स्क्वेयर बाहर आ गया। समेशन के अंदर क्या बचा, आर स्क्वेयर, अरे चेक करो, प्लस समेशन आर, समेशन आर, अरे आर स्क्वायर प्लस 2r, 2r बाई 2 भी आर हो गया, प्लस समेशन हाफ, पक्का? When you do summation r square, it would be a cubic term of n. When you do it, it will be a square term of n, and it will be a linear term of n. If n is very large, then square term and linear term can be neglected in terms of in comparison with cubic term. There will be a cubic term here, n cube type ka. There will be n plus 1 by 2 square term. तो बताओ, this is n लीनियर टर्म, द क्यूबिक प्लस स्क्वायर प्लस लीनियर टर्म, बाकी सब तो बाहर है। तो अगर आपको n बहुत बड़ा दे रखा होगा तो आप क्या करेंगे अप्रोक्सीमेशन में, क्यूबिक टर्म को लेंगे और इस लीनियर और स्केलर टर्म को छोड़ देंगे, वही हमने छोड़ दिया, वी गेट द आंसर। क्लियर है क्या मेरी बात? जब लार्ज दिया हुआ है ऑलरेडी, तो अपन इस चीज को, क्योंकि आप एक बात समझिए, लार्ज जब दिया हुआ है, एच एच इनका गैप चल रहा है, तो मैंने ये सोचा कि मोस्ट ऑफ द टाइम भाई स्टार्टिंग के 10-5 छोड़ दो, लार्ज नंबर ज्यादा है इसमें। कैसे सोचा मैंने, लार्ज नंबर ज्यादा है इसमें, तो मोस्ट ऑफ द जनता विल कंसीडर इटसेल्फ एज अ कांस्टेंट रेडियस, बिकॉज इफ द रेडियस ग्रोस टू 1000 r, 1000 h, देन 1000 to 1000 h वाले कहेगा कि इतना फर्क नहीं पड़ रहा, h जितना भी बड़ा हो, पर 1000 h से 1001 h के बीच का रेडियस चेंज नेग्लिजिबल ही होगा। एंड व्हेन n इज लार्ज, इसमें वो वाले लोग ज्यादा होंगे जिनकी रेडियस बड़ी होगी। समझ में आ रहा है मैथ्स क्या बोल रहा हूं? पता नहीं कितनी समझ में आ रही है, आ रही है? तो इसका मतलब है कि हम ये कर सकते थे, पहले ही मेरे दिमाग में जो आया था आइडिया वो कर सकते थे, पर आपने सवाल पूछा, उसमें और अच्छी बात है कि यही सब सवाल तो आपको इंसान बनाएंगे। भाई आपने सोचा, तो मैंने जो पहले एक गट फीलिंग से, कॉमन सेंस से कर दिया था, पर आपने मुझे रोका, फंसाया, पर मैंने कहा कि कुछ तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये गट फीलिंग गलत होगी। तो मुझे लगा क्या रीजन है, तो मैंने सोचा कि कैसे लिखें, और आपके तरीके से भी लिख देता मैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मुझे वहां पर भी। पर हमने क्या किया, एन टर्म्स से ना, उसमें मैं कंफ्यूज हो जाता कि नंबर ऑफ टर्न्स कैसे होंगे, तो टर्न्स को पूरा मैंने एक टर्न को पूरा एक टर्न माना, ताकि मेरे को लिखने में कोई मिस्टेक ना कर दूं मैं। जैसे हम इसको 2n कर ले रहे थे ना, उसमें कोई गड़बड़ अभी, मतलब उसमें मुझे पक्का है कि ये हमने सही लिखा, टर्न पूरा इसको मानेंगे, दिस इज कंप्लीट टर्न। समझ में आ रहा है मेरी बात? दिस इज कंप्लीट टर्न। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है मेरे बेटा, कि आपको कैसे पता है nth वाला जो होगा, nth वाला जो है, nth टर्न जो होने वाला है वो कौन सा, उससे पहले की रेडियस के बाद की रेडियस में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मुझे लगा कि यार जस्ट एक पूरी चीज को एक टर्न पहले कंप्लीट कर लेता हूं। लिखा तो आपने जो कहे वही सारे टर्म लिखे मैंने,
पर इसको मैंने 1 टन का, तब मुझे क्लैरिटी हुई कि इस तरह के n टर्न्स है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसका जो तीसरा टर्म होता उस 2 के साथ, दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, दूसरा टर्म में काउंट होता और चौथा भी दूसरे में काउंट हो रहा है। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? डिफरेंस क्या रखिए, अगर मैं सबको आधा आधा टन मानते तो आधे आधे के कितने टन है वो इनके साथ सीधे कोरिलेशन नहीं दिखा पा रहा था मैं, मन में अच्छा नहीं लग रहा था 2n वाला। पर ये कंप्लीट वन थिंग है, ये फॉर श्योर, इसको ही 1 टन कोई कहेगा, फिर इसको 2 टन कहेगा, फिर इसको 3 टन कहेगा। तो मैंने कहा 3 टन तक, जो हर टन की जो इंडिविजुअल कैपेसिटी है उसको एक साथ लिख देते, वो लिख दी। हमने भी 2n टर्म लिखे हैं। लिखे कितने टर्म है हमने भाई? 2n टर्म लिखे हैं हमने भी। समझ में आ रहा है मेरी बात? उस तरह से भी करके अगर आप एक्सप्लेन करके अब लिखोगे, जैसे आपने टर्म लिखे, चलिए लिख लेते हैं। आपके पहला टर्म क्या आया? 1 + 4। पहला टर्म क्या आया हमारे हिसाब से? पहला टर्म 1 + 4, π²/2 नहीं लिख रहा हूं, चलेगा? फिर चलेगा। प्लस अगला एक मिनट रुको। ओए होए, दिस इज माय मिस्टेक। वो क्या रहा है, पहला हाफ सर्कल चलने के बाद तक, पहला हाफ सर्कल जब चला तो ये h रेडियस का था। उसके बाद जब मैं यहां से यहां तक चला हूं तो ये हाफ नहीं है, ये पूरा मैंने यहां तक 2h का किया है। ये मैंने पूरा 2h का किया है, ये होगा असली में। फिर यहां से पूरा 3h का किया है। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? इसका मतलब है सबकी रेडियस सही h2s 3h ही मिल रही है। इससे पहले वाले में लोचा था, आधे वाले में। हाँ कंटिन्यूसली तो चेंज हो रहा है, पर हम क्या हम थोड़ी कंटिन्यूस, हम बनाते समय हमने कैसे बनाया? पहले हमने इसको आधा सर्कल बनाया आर का, फिर हमने यहां से इसके बाद इसको 2r का करने की कोशिश, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। पर जब ये पूरा कंप्लीट हो जा रहा है, यहां पर आ रहा है इस जगह, तो ये लगभग एवरेज ऑन एन एवरेज 2r का टर्न है मोस्ट ऑफ द जगह है। ये कितने का? आधे के बाद ऐसा नहीं कि 2r का सर्कल बना दिया है हमने, फिर आधे के बाद ही 3r का बना दिया है। हमने 1 टन पूरा 2r का घुमाया है। अरे मैं ये कह रहा हूं, पहले हमने यहां से स्टार्ट किया, देखो ध्यान से, यहां से स्टार्ट किया, ये ऐसे यहां तक आया, लगभग यहां तक आया, मेरी बात समझिएगा। उसके बाद हमारे पास जो टर्न आया वो लगभग ये ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो हर टर्न एक यूनिट रेडियस को हम लगभग, बहुत दूर जब जा रहे होगे तो आपकी उसकी रेडियस थ्रू एंड थ्रू सेम मानी जाएगी, पूरे लूप की, आधे की सेम नहीं मानी जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उसकी जो रेडियस मानी जाएगी वो पूरी की पूरी सेम मानी जाएगी। nth टर्न की जो रेडियस है वो पूरी की पूरी सेम मानी जाएगी। बहुत दूर जाकर बहुत डिफरेंस कम होगा तो उसकी रेडियस लगभग हर जगह सेम है। हर समय हर मूवमेंट पे बढ़ रही है, पर स्टार्टिंग में ये बढ़ता हुआ ज्यादा तिरछा पिक्चर ज्यादा दिखेगा, पर जैसे जैसे दूर जाते जाओगे सर्कल ज्यादा दिखेगा। अरे समझ में आ रहा है? तो एक उस सर्कल की रेडियस तो लगभग फिक्स थी, ये अगले वाले की लगभग रेडियस फिक्स थी। तो पूरे के पूरे पार्ट की रेडियस फिक्स्ड है। अगर हम हायर ऑर्डर पे जाएंगे, लोअर ऑर्डर पे ये डिफरेंस दिखाई दे जाएगा, पर n बहुत लार्ज है, उसी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, इसलिए ये सही। चलो दैट्स इट फॉर टुडे।